हेलो फ्रेंड्स। बच्चों को लेकर के, बच्चों की हेल्थ को लेकर के पेरेंट्स के मन में काफी सारे सवाल रहते हैं, काफी सारे डाउट्स रहते हैं, काफी सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। बट इन ट्रेंड्स को किस लेवल तक फॉलो करना चाहिए, कौन सी बातों को हमको मानना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर अनुज यादव। वेलकम सर। Good afternoon, everyone. सर वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you. Thank you. सर, हर एक जर्नी के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, तो क्या इंस्पायर किया आपको एज ए डॉक्टर कंटिन्यू करने के लिए? Talking about the inspiration, like in our childhood, post 10th class, हम्म। we were not knowing too many streams at that time. So parents mostly would decide whether you want to go for engineering or whether you want to go for medical field. हम्म। तो वहाँ तो पेरेंट्स का ही रोल था जहाँ पे हमने लिया. लेकिन जब एमबीबीएस के बाद सुपर स्पेशलिटी सेलेक्ट करने का मौका आया, तो वो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था उस समय पीडियाट्रिक्स में, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता था. और मैंने एमबीबीएस में पीडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था. तो उसने भी मुझे एनकरेज किया फर्दर कि डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है, तो इसलिए मैंने बच्चों का फील्ड चूज किया. और आगे मेरा सुपर स्पेशलिटी जहाँ पे न्यूनेटोलॉजी का सवाल है, तो अगेन मुझे लगता था कि जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और पेरेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं अगर प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, तो उनको डील करने का मेरा था कि उनको डील किया जाए तो दैट विल बी हेल्पफुल. सर, इस जर्नी में कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगा हो कि उस पर्टिकुलर फेज में? अब मेडिकल फील्ड में देखो चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्टडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जैसे आप एमबीबीएस करने में 5 साढ़े 5 साल लग जाते हैं, फिर आपको सुपर स्पेशलिटी करना होता है, फिर जैसे मैंने फेलोशिप किया तो उसमें समय लगता है. तो वहाँ चैलेंजेस रहते हैं बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. और फिर आपको लगता है बाकी आपके कलीग जो दूसरे फील्ड में हैं वो सब आगे बढ़ गए. लेकिन जब आप एक फेज में आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, देन यू ऑलवेज फील बेटर कि आपने कुछ डेफिनेटली गलत नहीं किया, यू हैव डन वेल. तो चैलेंजेस तो मेनली वही है. और वैसे देखें तो सोसाइटी में प्रेशर्स तो रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का लगता है सबको एक कि सारी चीज़ें ठीक करके दें. कई बार पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, कई बार चैलेंजिंग केसेस भी होते हैं जिनमें हम लोग भी अटक जाते हैं, हमें भी और पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है. तब लगता है कि अरे बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स को समझाना मुश्किल होता है कि इस कौन सी बीमारी से डील कर रहे हैं, इसका इलाज कैसे करेंगे. तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं. सर, डेली लाइफ के अंदर काफी सारे पेरेंट्स के साथ में आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, काफी सारे स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा मेमोरेबल ऐसा आपका कोई मोमेंट कि ये थोड़ा सा, या फिर कुछ ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट कि यार ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, या फिर ये बच्चा मेरे लिए सो फार जर्नी में स्पेशल रहा है? और इस तरह के 2-3 केसेस हैं जो मेरे को बहुत मेमोरेबल है. एक तो था जब मैं फेलोशिप कर रहा था, तो बच्चा बहुत प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, 500 ग्राम का पैदा हुआ था. बच्ची थी बहुत छोटी, और उसको काफ़ी चैलेंजेस रहे, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे. वो हमारे पास ऑलमोस्ट 80 से 90 दिन एनआईसीयू में रही, और उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज कर पाए. और आज जब देखता हूँ काफ़ी बड़ी हो गई है, और रेगुलरली शी कॉल्स में ऑन अ बर्थडे, मैसेज आते हैं उसके उसके पेरेंट्स के. तो वो एक बहुत बड़ी खुशी रहती. और दूसरा, जहाँ तक मैं जयपुर आया उसके बाद जब मैंने देखा, कोविड का समय था, हम लोग काफ़ी चैलेंजेस से डील कर रहे थे. तब एक बच्चे को मैंने अचानक देखा, बच्चा पैदा ही हुआ था. तो मुझे लगा बच्चे में कुछ दिक्कत है, तो उसकी जांच करी तो पता चला उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज था. तो पेरेंट्स भी काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी एंशियस थे. काउंसिल किया, उनको प्रॉपर जगह पे रेफर करके उसकी सर्जरी करवाई बच्चे की. बच्चा एकदम स्वस्थ है. अभी वो मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन दे मेक श्योर व्हेनेवर दे आर इन जयपुर दे कम एंड मीट मी. तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं आपके प्रोफेशन में. सर, अभी आपने बताया काफी सारे पेरेंट्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटी सी बीमारी पे भी ना बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, राइट? क्योंकि उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं होती है कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कब उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब नहीं करना है, राइट? तो इन्हीं सब लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के ना सर, काफी सारे ऐसे मिथ और फैक्ट है मार्केट के अंदर, जो आई डोंट थिंक कि काफी सारे लोगों को क्लियर होंगे कि किस चीज को फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली, और कौन सा उनके अकॉर्डिंग या डॉक्टर के अकॉर्डिंग या साइंस, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मिथ है। तो आप कुछ बता सकते हैं सर प्लीज इसके बारे में?
देखिए नवजात शिशुओं में अगर देखें, सबसे पहला मिथ हम देखते हैं बच्चों को सभी को जॉन्डिस होता है। हम्म। तो नॉर्मल जॉन्डिस होता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। कुछ पेरेंट्स इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि ये लीवर वाली बीमारी तो नहीं है बच्चे को। वो नहीं होता है, वो नॉर्मल जॉन्डिस होता है बच्चों का। और सबसे बड़े जो मिथ्स वगैरह रहते हैं कि अगर माँ ने कुछ पीला पहना या कुछ पीला अनाज खाया तो बच्चे को जॉन्डिस बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो पुराने जमाने में भी और अभी भी कई जगह जैसे नाभि पे गाय का गोबर वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे कि जल्दी नाभि हील हो जाए। लेकिन वो भी एकदम मिथ है, वहां से इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर उससे थोड़े बड़े बच्चों में हम देखें तो कई बार लोग गाय का भैंस का दूध बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि इनमें बहुत ताकत है। अमूमन लेकिन 1 साल से पहले इन चीजों को शुरू नहीं करना चाहिए। और बड़े बच्चों में देखें तो क्या होता है, पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते चीजों को, सिर्फ रिपोर्ट्स देखते हैं, उनको बच्चे की स्थिति नहीं पता होती है। रिपोर्ट्स किसी और से डिस्कस करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, रिपोर्ट्स तो ठीक है तो मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। दैट इज अगेन ए मिथ। मेडिकल साइंस में क्योंकि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हमेशा ग्रे एरिया रहता है कि आपको दोनों चीजें देखनी है, कि बच्चा भी ठीक होना चाहिए और रिपोर्ट्स भी ठीक होनी चाहिए। दोनों को मैच करके देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं। बाकी और भी मिथ्स हैं, जैसे बच्चों को शहद चटा देना, छोटे बच्चों को, ये बिल्कुल सही नहीं होता, वो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देता है बच्चों को। तो ये सारे मिथ्स हैं जो हमें लगता है कि सोसाइटी में अभी अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा मिथ अभी हमारे मॉडर्न टाइम में चैलेंजेस है वो है इंटरनेट। लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और बीमारी को अपने आप ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक गलत चलन है, क्योंकि एक डॉक्टर पूरी चीज देख रहा है, बच्चे को देख रहा है, रिपोर्ट्स देख रहा है। इंटरनेट आपको सिर्फ सिम्टम के हिसाब से इलाज बता रहा है, वो बच्चे को नहीं देख रहा है। तो ये चीजें सभी को समझनी चाहिए। सर अभी आपने जॉइंडिस का जिक्र किया है यहाँ पे, तो मतलब क्या रेशो रहता है और क्या इसका मेन रीजन है कि इतनी अर्ली स्टेज के अंदर बच्चे को जॉइंडिस हो जाता है? देखो, सभी बच्चों का लीवर जो होता है, जब बच्चे नवजात शिशु पैदा होते हैं, लीवर उनका पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, तो सारे मेटाबोलाइट्स को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा जॉन्डिस रहता है, जो कि अमूमन दूसरे दिन शुरू होता है, 7वें 8वें दिन तक रहता है और फिर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। उसके लिए अपने को इलाज करने की जरूरत नहीं होती। बस उसमें अगर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाए तो कई बार नीली रोशनी लगा के उसको कम किया जाता है, लेकिन वो भी हार्डली 5 या 10% बच्चों में ही जरूरत पड़ती है। 90% बच्चों में हमें कुछ नहीं करना होता है। माँ अगर अच्छे से दूध पिला रही हैं, सुबह सुबह अगर थोड़ा बहुत धूप दिखा पा रहे हैं, तो उसी से जॉन्डिस कम हो जाता है। और सर एक टाइम के बाद में क्या इसका इम्पैक्ट आता है वापस, एक एज के बाद में बच्चे के अंदर? नहीं, ये वाला जो जॉन्डिस है इसका आगे कोई भी असर नहीं रहता। एक बार जब खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे जो भी होगा फिर वो नया कोई बीमारी होगी। तो सर अगर अपन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें अभी, तो काफी सारे मतलब चेंजेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, राइट, जो अभी सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन से हैं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव करना चाहिए? देखो, पॉजिटिव जहाँ तक देखें, हम टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा हेल्प किया हमें, और उस वजह से ऐसे ऐसे एडवांसेस आ गए जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पेशेंट को हम मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत जल्दी इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। आजकल तो वेंटिलेटर्स भी ऐसे आ गए हैं जिससे कि आदमी के या बच्चों के फेफड़े को कम से कम नुकसान हो, जेंटल वेंटिलेशन होता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जैसे पहले हम लोग दवा देने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए जिनसे हम आसानी से दवा दे सकते हैं। तो एडवांसमेंट्स तो बहुत आ गए हैं जो हमारी पॉपुलेशन को, जनरल पब्लिक को हेल्थ केयर में हेल्प कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है। जैसे हम अमूमन देखते हैं, मूवीज वगैरह में देखते हैं, या कोई भी वीडियो रील बना के डाल देता है कि डॉक्टर्स तो लूट रहे हैं, जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। देखिए, कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का नुकसान नहीं करना चाहता। ये सब एकदम अलग ही थॉट प्रोसेस हो गया। एक ट्रस्ट हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। तो वो ट्रस्ट अगर आप बना के रखते हैं, आपका डॉक्टर अगर उसको लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम है, वो आपको अपने आप ही प्रॉपर गाइड कर देगा कि नहीं, यहाँ पे आप एक बार दिखा लो या यहाँ पे एक ओपिनियन और ले लो। वो आपके पेशेंट या बच्चे का नुकसान नहीं होने देगा। तो आपको अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ जाइए, और जब वो ट्रस्ट रहता है, म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है, तो बच्चा भी डेफिनेटली जल्दी रिकवर करता है। तो वो एक हमें बहुत जरूरी है आज। सर टेक्नोलॉजी कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है बच्चों के ऊपर?
लाइक बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे एक अर्ली स्टेज के अंदर ही स्क्रीन देखने लग जाते हैं, राइट। टीवी, मोबाइल, ठीक है। और इवन हम्म। उनका माइंड उस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं रहता है कि वो लोग क्या चीज को देख रहे हैं, क्या चीज को सुन रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से जो है ना शॉर्ट आउट करना चाहिए, और एक क्या आइडियल टाइम है, क्या आइडियल एज है बच्चों को स्क्रीन के लिए? देखिए, स्क्रीन टाइम आज का सबसे डेंजरस चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कहता है 2 साल तक बच्चे को जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, जीरो। मतलब एक भी मिनट बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है। आजकल पेरेंट्स भी उनकी पूरी तरह से गलती नहीं बोल सकते, लेकिन सभी बिजी हैं। दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो जा रही हैं, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, मेड्स के भरोसे है। तो वो सब बच्चों को, कि बच्चा परेशान ना हो, ज्यादा ना रोए, तुरंत स्क्रीन दिखा दिया जाता है जिससे बच्चा शांत हो जाता है। शॉर्ट टर्म में वो चीज अच्छी लगती है कि बच्चा शांत हो रहा है, हमारा बच्चा स्क्रीन देख के खाना भी खा रहा है, लेकिन आगे यही बच्चे को परेशानी देता है। सबसे बड़ी परेशानी होती है, इससे बच्चे का एग्रेशन बढ़ता है। जब बच्चे बार बार कार्टून देखते हैं उससे एग्रेशन बढ़ता है, बच्चे का कंसंट्रेशन कम होता है, और बच्चे को एक बीमारी होती है जिसमें ऑटिज्म बोलते हैं, जिसमें बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन एकदम कम हो जाता है, बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो उसको वर्चुअल ऑटिज्म बोला जाता है, कि जो कि स्क्रीन टाइम से हो रहा है। ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने से बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है, बच्चे अलूफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स उनको बहुत आने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 2 साल तक जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और उसके बाद भी लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और जहाँ पे भी पेरेंटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा है, कि बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव चीजें तो नहीं देख रहा है, बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज वाली चीजें तो नहीं देख रहा है। ये मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, बीइंग ए पेरेंट मेरा एक डाउट ये हो सकता है कि क्या एक आइडियल एज होती है बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट करने की? मतलब कब उसका एक शरीर और उसका दिमाग, राइट, कब उस चीज के लिए प्रिपेयर माना जा सकता है? देखिए, अप्रोक्सीमेट 2 साल पे हम मानते हैं कि बच्चा काफी सारी चीजें समझने लगता है, बच्चा सेंटेंस बनाने लगता है। 2 साल 18 महीने के बाद, क्योंकि हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग भी शुरू कर देते हैं, तो 2 साल पे बच्चा पूरा टॉयलेट ट्रेन भी हो जाता है, कि आपको बता पाएगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, सुसु जाना है, पॉटी जाना है। बच्चा अपनी चीज सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाएगा, कि अगर उसको कोई परेशानी है, उसको कुछ खाना है, उसको कुछ पीना है, उसको कुछ बोलना है, तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो 2 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा उसके बाद ही स्कूल जाए, और बाकी डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल बच्चे पे, कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई है, नहीं हो गई है, बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। इसलिए गवर्नमेंट ने भी अभी 2.5 to 3 years मिनिमम कर दिया है, जहाँ पे नर्सरी में एडमिशन्स नहीं देते हैं उससे पहले। सर, काफी सारे ऐसी चीजें होती है, काफी सारी क्वालिटीज होती है एक डॉक्टर के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एक या मल्टीपल क्वालिटीज, जो एक डॉक्टर के अंदर, एक पीडियाट्रिशियन के अंदर तो स्पेसिफिक होनी ही चाहिए? See, the most important thing for a pediatrician is patience. आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, विद द किड्स, विद द पेरेंट्स, दोनों दोनों के साथ आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि बच्चा भी आपको पूरी चीज बता नहीं पाएगा। बच्चा आपके चैम्बर में घुसते ही कई बार रोना शुरू करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इंजेक्शन लगने वाला है। तो आपको उसको पेशेंटली हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स पेरेंट्स क्योंकि नए नए पेरेंट्स बनते हैं, कई बार पहला बच्चा है, बहुत एंशियस रहते हैं, बच्चे का सब बेस्ट चाहते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर बच्चे में दिक्कत है तो काफी परेशान हो जाते हैं। तो आपको पेशेंटली उनकी बात सुननी है, उनको चीजें एक्सप्लेन करनी है कि किस कारण से बीमारी है, और हम उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बच्चे का इलाज रहेगा, वो सारी चीजें। तो पेशेंस मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर ए पीडियाट्रिशियन, और न्यूरोटोलॉजिस्ट के लिए भी, कि हम भी जब बच्चे की स्थिति बताते हैं आईसीयू में, तो आपको बहुत पेशेंटली, बहुत कामली, बहुत सारी चीजें एकदम अच्छे तरह से एक्सप्लेन करनी होती है। तो पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर, बीइंग ए डॉक्टर, सबको पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, राइट। तो कैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं? दैट इज चैलेंजिंग, स्पेशली बीइंग ए इंटेंसिविस्ट, जैसे मुझे आईसीयू में काम करना होता है, तो कई बार ऑड आवर्स पे भी कॉल आ जाते हैं, हमें आना पड़ता है रात में बच्चे को देखने के लिए, अगर बच्चा सिक है तो काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक रूटीन अगर हम सेट कर लें, जैसे आई मेक श्योर कि मुझे उठ के सुबह थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी है, तो मतलब दैट हेल्प्स। तो वो आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है कि आप पूरा दिन अच्छे से निकाल सको। बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली खाने पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, कि आप कुछ हेल्दी खाएं,
बहुत ज़्यादा बाहर का ना खाएं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। और हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, तो दैट अगेन हेल्प्स। तो दैट इज माई मोटो, डू एक्सरसाइज, eat healthy, and hydrate yourself very well. सर कोई ऐसा आप रूटीन या फिर कुछ मंत्रा वी कैन से जो एक बार आप बता सके पेरेंट्स को कि किस हिसाब से बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाया जा सकता है? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत देर रात तक टीवी देख रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, फिर बहुत लेट उठ रहे हैं। तो वो शेड्यूलिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको मेक श्योर करें, भले ही छुट्टियां हैं तो भी 1 घंटा एक्सटेंड कर दें उनका, लेकिन एक शेड्यूल बना के रखें कि इस समय बच्चे को सोना है, इस समय उठना है। वो स्लीप साइकिल जब एक बार डेवलप हो जाता है, दैट हेल्प्स। क्योंकि अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहेगा तो बच्चा दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, प्रॉपर खाएगा नहीं, प्रॉपर पिएगा नहीं, और वो चिड़चिड़ापन और बढ़ता जाएगा। तो अगर उसकी प्रॉपर कुछ घंटों की नींद पूरी हो जाती है तो दैट हेल्प्स। तो मुझे लगता है एक शेड्यूल आपको प्रॉपर बनाना चाहिए कि किस समय बच्चे को खेलने जाना है, कितना खेलना है, कितने समय सोना है, तो दैट हेल्प्स। सर आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं काफी सारे बच्चों के अंदर ये देखने को मिल रहा है, लाइक वो जिद्दी हो रहे हैं, ओवर अग्रेसिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, जैसा अभी आपने भी पहले मेंशन किया। तो इन सब हम्म चीजों को कैसे डील करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, वही मैंने बताया, सबसे पहला तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है, हेल्दी खाने की तरफ जाना है। क्योंकि जो भी जितना भी जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सेहत को नुकसान कर रहा है, आप बच्चों के ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, जिससे चिड़चिड़ापन और एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें कंट्रोल करना है। बच्चों को फिजिकल गेम्स की तरफ आपको भेजना है, ना कि डिजिटल मोबाइल गेम्स की तरफ। फिजिकल खेलने जाने के लिए उनको एनकरेज करना है, अच्छा खाने के लिए एनकरेज करना है, और लोगों से बात करना, दोस्ती करने के लिए एनकरेज करना है, जिससे कि बच्चे अपनी चीजें शेयर कर सकें, आपस में बात कर सके, तो दैट अगेन हेल्प्स। और जहां पे भी जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर 8-9 साल के बाद के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, तो हमें पीछे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस चीज को आपको अच्छे से डील कर पाएंगे, बच्चे को चीजें बता पाएंगे। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ हमें एक तरीका है जो बच्चों को सुधारने के लिए चाहिए होता है। तो हमें डेफिनेटली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, ये कब पता मतलब करना चाहिए, या एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे ये नॉर्मल बिहेवियर है और किस टाइम पे हमको एज ए कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है? देखो, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन बच्चा करता है, थोड़ा बहुत जिद्दी बच्चा करता है, हम्म। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे कई पेरेंट्स अभी हमारे पास आते हैं कि सर मैंने इसको किस चीज के लिए मना कर दिया तो इसने मुझे मार दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कि अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चा हर बिहेवियर में उसी तरह कर रहा है कि किसी भी चीज के लिए अगर उसको मना किया जा रहा है और वो एग्रेसिव हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं जरूरत है। बहुत ज्यादा टेम्पर टेंट्रम्स अगर बच्चे कर रहा है और बहुत ज्यादा खाने के प्रति उसकी रुचि नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, या सिर्फ जंक फूड खा रहा है, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर एट दी एंड कोई ऐसी एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहें, या जो एज ए पीडियाट्रिशियन अपने आप को देख रहे हैं बिगनर्स, उनको देना चाहें? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों के साथ आपको घुल मिल के रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको ओवर पैम्पर भी नहीं करना है, और उनके प्रॉपर खाने का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी है जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि हम आगे रह के बच्चों को चॉकलेट्स बिस्किट्स दे रहे हैं कि वो खाएं और उससे वो खुश रहते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय में बच्चों को नुकसान करता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करनी है, और सब चीज़ों का प्रॉपर टाइम डिवाइड करना है कि खेलना कितने समय है, पढ़ना कितने समय है, सोना कितने समय है। सोना और खेलना आजकल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इन चीजों पे स्ट्रेस नहीं करते। हम लोग स्ट्रेस करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को प्रॉपर खेलने का समय भी मिलना चाहिए और प्रॉपर सोने का समय भी मिलना चाहिए। सर किसी पेरेंट्स को अगर आपसे कंसल्ट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते देखिए, मैं साकेत में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, साकेत हॉस्पिटल, मीरा मार्ग मानसरोवर में। तो मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे और संडे मॉर्निंग 10 to 2 रहता हूँ। सिर्फ सैटरडे मेरा ऑफ रहता है। शाम के समय मैं अपनी क्लिनिक पे मिलता हूँ, मातृत्व मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक है, अरावली मार्ग मानसरोवर में। तो वहाँ पे 6 से 7:30 में देखता हूँ। हैं? सर कोई डिजिटल प्रेजेंस आपकी जहाँ पे हम कंसल्ट कर सकते ऑनलाइन मेरा वेबसाइट है, ऑनलाइन मेरा वेबसाइट है, लेकिन व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी किया जा सकता है इफ दे वांट ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑन माय नंबर, जो है
5186-341, तो उस पर वो कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सर की वेबसाइट का लिंक प्लस उनके कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्रीशियस Thank you. इंफॉर्मेशन शेयर करी, एंड वी होप कि पेरेंट्स इससे कुछ हेल्प ले पाए, उनको कुछ गाइडेंस मिल पाए। Thank you so much for having me on the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.